कहानी की शुरुआत एक शाही महल से होती है, जहां एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक उड़ती हुई अजीब चीज का पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते वह एक परासरार गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था और माहौल कुछ ऐसा था जैसे वहां कोई खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रही हो। इसके बावजूद बादशाह और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी वह ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि अचानक एक खौफनाक आवाज पूरे गुफा में गूंज उठती है। यह आवाज सुनते ही तमाम सिपाही फौरन होशियार हो जाते हैं और अपने हथियार संभाल लेते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही लम्हे उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक आग की एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ती है और पल भर में कई सिपाहियों को राख बना देती है। यह मंजर देखकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर अंधेरे में से एक खौफनाक मॉन्स्टर जाहिर होता है। वह अपने ताकतवर पंजों से सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देता है और चंद लम्हों में लगभग सबको खत्म कर देता है। अब बादशाह अकेला रह चुका था और उसे एहसास हो जाता है कि इस मॉन्स्टर का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। इसीलिए वह आहिस्ता से अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन असल सवाल यह था कि आखिर यह खौफनाक मॉन्स्टर कौन था और बादशाह उसके सामने हथियार डालने पर क्यों मजबूर हो गया था। इसके बाद हमें एवा नाम की एक राजकुमारी दिखाई जाती है जो शाही खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद खुद लकड़ियां काट रही होती है। उसकी बहन भी इस काम में उसकी मदद कर रही होती है। दरअसल उनकी सल्तनत काफी मुश्किल हालात से गुजर रही थी। भूख और प्यास की कमी की वजह से अवाम पहले ही परेशान थी और अब सख्त सर्दी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि बहुत से लोग यह जगह छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। लेकिन एवा अपनी आवाम को अकेला छोड़ने के बजाय खुद उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसकी नज़र दूर से आती हुई एक शाही सवारी पर पड़ती है जो सीधे उनके महल की तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर एवा फौरन लकड़ियां लोगों में तकसीम करने का हुक्म देती है। लेकिन उसे अब भी यह मालूम नहीं था कि इस शाही सवारी के साथ आने वाली खबर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही एवा महल के अंदर दाखिल होती है, वहां उसे वही शाही सवारी वाली खातून नजर आती है। वह एवा को देखने के बाद जेम्स को एक खत नुमा लिफाफा देती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही जेम्स इस खत को खोलता है, उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं, क्योंकि यह कोई आम खत नहीं था बल्कि एक ताकतवर शाही खानदान की तरफ से एवा के लिए शादी का पैगाम आया था। यह खबर सुनते ही जेम्स बहुत खुश हो जाता है। वह एवा को बताता है कि अगर यह रिश्ता हो गया तो वह एक शहजादे से शादी करेगी, एक अजीम महल में रहेगी और उसे जिंदगी की हर आसाइश हासिल होगी। लेकिन एवा इस बात से मुतासिर नहीं होती। वह बताती है कि शादी के लिए उसे सोना, हीरे या महल नहीं चाहिए, बल्कि वह किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जिससे वह मोहब्बत करती हो। लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि यह शादी सिर्फ उनके खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी सल्तनत के लिए अहम है। वह बताता है कि इस रिश्ते के बदले उन्हें इतना सोना और अनाज मिलेगा कि वह अपनी आवाम की मुश्किलें कम कर सकेंगे और उन्हें भूख और सर्दी से बचा सकेंगे। यह सुनकर एवा खामोश हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसके अपने ख्वाब थे और दूसरी तरफ उसकी आवाम की तकलीफ। आखिरकार वह अपनी खुशियों पर अपनी आवाम को तरजीह देते हुए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन न एवा को, न उसके खानदान को और न ही वहां मौजूद किसी शख्स को यह मालूम था कि यह शाही रिश्ता उनके लिए खुशी नहीं बल्कि एक खौफनाक आजमाइश बनने वाला था। सब लोग शादी की तैयारियों के साथ औरिया की सल्तनत की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान उनका जहाज समुंदर के एक ऐसे हिस्से में दाखिल हो जाता है जहां हर तरफ अजीब सी घनी धुंध फैली हुई थी। धुंध इतनी गहरी थी कि आगे का रास्ता तक साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक धुंध के अंदर से कुछ खौफनाक मूर्तियां दिखाई देने लगती हैं। जैसे ही सबकी नजर इन मूर्तियों पर पड़ती है, उनके चेहरों पर परेशानी और खौफ साफ नजर आने लगता है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये मूर्तियां किसी आने वाले खतरे की खामोश वार्निंग दे रही हों। लेकिन अगले ही लम्हे धुंध आहिस्ता आहिस्ता छूटने लगती है और उनके सामने औरिया की शानदार सल्तनत जाहिर हो जाती है, जो दूर से किसी ख्वाब की दुनिया जैसी लग रही थी। जैसे ही सब लोग शाही सवारी से नीचे उतरते हैं, उन्हें एक अजीब बात महसूस होती है। उनके इस्तकबाल के लिए शाही खानदान का कोई फर्द मौजूद नहीं था। यह देखकर वह हैरान रह जाते हैं। तब एक शाही नौकर उन्हें बताता है कि शाही खानदान के तमाम अफराद इस वक्त एक खास रस्म अदा कर रहे हैं।
इसी वजह से वह इस्तकबाल के लिए नहीं आ सके। इसके बाद मेहमानों को उनके अपने अपने कमरों में भेज दिया जाता है। जैसे ही एवा अपने कमरे की बालकनी से बाहर देखती है तो दूसरी तरफ मौजूद बालकनी में उसे अपनी ही उम्र की एक और शहजादी नजर आती है। दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी किस्मत किस मोड़ पर जाने वाली है। रात के वक्त जब एवा को नींद नहीं आ रही होती तो वह दोबारा बालकनी में आ जाती है। इसी दौरान उसकी नजर दूर चट्टानों की तरफ जाती है जहां उसे आग जलती हुई दिखाई देती है। ये मंजर उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि इतनी रात गए वहां आग जलने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वह इसे एक मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देती है। उसे क्या मालूम था कि इसी आग के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह एवा अपने खानदान के साथ मलिका और शहजादा हेनरी से मुलाकात करती है। शाही खानदान एवा की खूबसूरती और उसके शाइस्ता अंदाज एक गुफ्तगू से काफी मुतासिर होता है। कुछ देर बाद शाही खानदान के अफराद जेम्स से शादी के कुछ अहम मामलात पर बात करने का फैसला करते हैं। इसीलिए वह एवा और शहजादा हेनरी को महल से बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं। उधर बागीचे में घूमते हुए दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। इसके बाद वह घोड़ा सवारी करते हुए नदियों और खेतों से गुजरते हैं और आखिरकार एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां से पूरी सल्तनत का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसी दौरान एवा हेनरी से रात के वक्त चट्टानों पर जलती हुई आग के बारे में पूछती है, लेकिन हेनरी इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता और सिर्फ इतना बताता है कि यह उनकी एक खास रस्म का हिस्सा है। ये जवाब सुनकर एवा और सवाल नहीं करती, लेकिन हकीकत यह थी कि हेनरी इस रस्म के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। उधर जेम्स जैसे ही शाही खानदान से मुलाकात के बाद बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी और परेशानी नजर आने लगती है। ये वह खुशी नहीं थी जो एक बाप को अपनी बेटी की शाही शादी तय होने के बाद महसूस होनी चाहिए थी। तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या उन्हें इस रिश्ते के बदले वह सब कुछ मिलेगा जिसका वादा किया गया था, यानी सोना, चांदी और अनाज। जेम्स जवाब देता है कि हाँ, उन्हें वह सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसकी बीवी फौरन महसूस कर लेती है कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। इसीलिए वह पूछती है कि फिर वह इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। ये सवाल सुनते ही जेम्स चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है और फिर सख्त लहजे में बताता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन उसके चेहरे के तासुरात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसा राज जान चुका हो जिसे बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी, और यही राज उसे अंदर ही अंदर बेहद तकलीफ दे रहा था। इसके बाद एवा की सौतेली माँ उसके पास आती है और बहुत परेशान हालत में उसे बताती है कि यह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक समझौता लगता है। वह कहती है कि यहाँ के लोग जरूर कोई ऐसा राज छुपा रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। इसीलिए वह चाहती है कि एवा यह शादी बिल्कुल न करे। लेकिन इसी दौरान जेम्स वहां आ जाता है। खुशकिस्मती से उसे यह शक नहीं होता कि एवा और उसकी सौतेली माँ को आने वाले खतरे का कुछ एहसास हो चुका है। चंद लम्हे पहले तक एवा के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अब उसकी जगह बेचैनी और उदासी ने ले ली थी। इसके बाद एवा और शहजादा हेनरी की शादी हो जाती है और एवा को शाही खानदान की राजकुमारी बना दिया जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। शादी के कुछ देर बाद शहजादा हेनरी एवा को एक परासरार गुफा के अंदर ले जाता है। वहां वही औरत मौजूद होती है जो उसका रिश्ता लेकर उसके महल गई थी। उसके पीछे कई लोग अजीब गरीब नकाब पहने खामोशी से खड़े होते हैं। यह मंजर देखकर एवा के चेहरे पर परेशानी नुमाया होने लगती है। तब वह औरत एवा को एक शाही सिक्का देती है। इसके बाद वह एक चाकू निकालती है और पहले शहजादा हेनरी के हाथ पर मामूली सा कट लगाती है, फिर एवा के हाथ पर भी जख्म बनाती है और दोनों के हाथ आपस में मिला दिए जाते हैं। यूं एवा का खून शाही खून के साथ मिला दिया जाता है। लेकिन एवा अब भी यही समझ रही थी कि यह सब किसी रस्म का हिस्सा है। इसके बाद वह औरत एवा से कहती है कि वह उस सिक्के को गुफा की गहराई में फेंक दे। एवा बिना कुछ समझे सिक्का नीचे फेंक देती है। यूं रस्म पूरी हो जाती है। इसके बाद शहजादा हेनरी एवा को अपनी बाहों में उठाकर वापस ले जाने लगता है। रास्ते में वह एवा से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। एवा भी उस पर भरोसा करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक शहजादा हेनरी माफी मांगता है और अगले ही लम्हे उसे गुफा की गहराई में धक्का दे देता है। एवा चीखती हुई नीचे गिरने लगती है और रास्ते में बेलों से टकराती हुई बहुत नीचे जा पहुंचती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह घबरा कर उठ जाती है और पूरी ताकत के साथ मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन उसे अभी तक यह मालूम नहीं था कि असल खतरा तो अब शुरू होने वाला था। वह खौफ और दर्द में डूबी हुई इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि उसकी चीखें किसी और ने भी सुन ली हैं। इसी दौरान गुफा की गहराई में एक अजीब मखलूका अपनी आंखें खोल देती है। उधर एवा अपनी जान बचाने के लिए गुफा की दीवारों पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नजर आसपास बिखरे हुए ताजों पर पड़ती है। यह ताज देखते ही उसे एहसास हो जाता है कि वह पहली लड़की नहीं थी जिसे यहाँ फेंका गया था, यानी उससे पहले भी कई शहजादियां इस जगह अपनी जान गंवा चुकी थीं। यह सोचकर उसके जिस्म में खौफ दौड़ जाता है। इसी दौरान उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। हर तरफ अंधेरा, खामोशी और खौफनाक माहौल छाया हुआ था। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचती है, वह देखती है कि एक परिंदा आग में जलकर तड़प रहा है। एवा फौरन उसकी आग बुझाती है और अफसोस के साथ उसे एक तरफ रख देती है। लेकिन अगले ही लम्हे गुफा में एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई देती है और अचानक कई जलते हुए परिंदे ऊपर से उसके सामने गिरने लगते हैं। यह मंजर देखकर एवा बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। तभी उसकी नजर एक अजीब और खौफनाक मॉन्स्टर पर पड़ती है। वह घबरा कर दौड़ती है और एक स्तंभ के पीछे छुप जाती है। लेकिन वह मॉन्स्टर बोलना शुरू कर देता है। वह बताता है कि उसे अपना वादा पूरा करना होगा। वह बताता है कि उसकी हर नस्ल को ये कर्ज चुकाना होगा और उसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है और यही खून उसे चाहिए। एवा उसकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही मॉन्स्टर उसकी तरफ आग फेंकना शुरू कर देता है। अब एवा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगती है। भागते भागते वह गुफा के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट जाती है क्योंकि आगे कोई रास्ता मौजूद नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। ये वही शहजादी थी जो उसे महल की बालकनी में नजर आई थी और उसका जिस्म बुरी तरह जल चुका था। यह मंजर देखकर एवा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन इसी लम्हे उसकी नजर दीवार में मौजूद एक छोटे से सुराख पर पड़ती है। उधर मॉन्स्टर की आग तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वह आग उसे अपनी लपेट में लेने वाली होती है, एवा फौरन उस सुराख में घुस जाती है और बिल्कुल आखिरी लम्हे में अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद एवा अपने कपड़ों की मदद से जख्म बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वह अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने पास मौजूद टॉर्च नुमा चीज जलाती है और उसी की रोशनी में आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद गुफा का एक तंग रास्ता उसे तेजी से नीचे की तरफ ले जाने लगता है। एवा खुद को संभालने के लिए चट्टान पकड़ लेती है, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे जा गिरती है। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऊपर से उसकी टॉर्च भी बुझ चुकी थी और अंधेरी गुफा में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। तभी उसे दूर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन करीब पहुंचते ही उसका पांव अचानक एक गहरी खाई की तरफ फिसल जाता है। खुशकिस्मती से वह वक्त पर खुद को संभाल लेती है। तब वह शहजादे की दी हुई अंगूठी उतारकर खाई में फेंकती है ताकि उसकी गहराई का अंदाजा लगा सके। अगले ही पल वह पूरी ताकत से खाई पार करने के लिए छलांग लगा देती है, लेकिन फासला उसकी उम्मीद से ज्यादा था। वह नीचे गिरने ही वाली होती है कि वह फौरन चाकू निकालकर चट्टान में गाड़ देती है। इसी की मदद से वह खुद को संभालती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है। जब वह रोशनी के करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यह रोशनी दरअसल चमकने वाले कीड़ों से आ रही थी। एवा इन कीड़ों को एक कपड़े में जमा कर लेती है और उसी रोशनी की मदद से आगे बढ़ने लगती है। अब भूख और प्यास उस पर बुरी तरह असर डाल रही थी। चलना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। तभी उसे पानी का एक गड्ढा नजर आता है। वह पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन पानी इतना गंदा था कि पीना संभव नहीं था। इसी दौरान उसकी नजर ऊपर जाती है, जहां बर्फ पिघलकर बूंदों की सूरत में नीचे गिर रही होती है। वह उन्हीं बूंदों से अपनी प्यास बुझाने लगती है, लेकिन अचानक एक अजीब सी रोशनी जाग उठती है और अगले ही पल मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। वह एवा पर हमला करने ही वाला होता है कि एवा भागते हुए एक तंग गुफा में दाखिल हो जाती है। यह रास्ता इतना तंग था कि मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं आ सकता था। तब मॉन्स्टर गुस्से से बताता है कि आखिर कब तक वह उससे बचती रहेगी। इसके बाद एवा वहीं चट्टान के साथ थोड़ी देर आराम करने लगती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह रोशनी वाले कीड़े उसकी टांगों पर चढ़े हुए हैं। और जैसे ही एवा इन कीड़ों को अपने शरीर से हटाती है, वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी टांग का जख्म लगभग गायब हो चुका था। ये देखकर वह एक कीड़ा अपने दूसरे जख्म पर रखती है और कुछ ही पलों में वह जख्म भी भरने लगता है। जख्म खत्म होने के बाद एवा खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे ऊपर से आती हुई रोशनी नजर आती है। पहली बार उसे उम्मीद महसूस होती है कि शायद वह यहाँ से निकल सकती है, लेकिन आगे उसके साथ जो होने वाला था उसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता नुकीले पत्थरों से भरी एक खतरनाक चट्टान थी
जहां एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए चढ़ने से पहले वह खुद को तैयार करती है, अपने कपड़ों को फाड़कर पैरों पर मजबूती से बांधती है और ताज की मदद से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक वही मॉन्स्टर दोबारा वहां आ जाता है और इस बार वह एवा को देख लेता है। इसी पल एवा का पांव फिसल जाता है, लेकिन वह चट्टान में लगाए गए ताज को मजबूती से पकड़ लेती है, मगर ज्यादा वजन की वजह से पत्थर टूट जाता है और एवा नीचे गिरने लगती है। नीचे मॉन्स्टर शिकार पाने के लिए अपना मुंह खोल लेता है, लेकिन एवा हिम्मत नहीं हारती। वह दोबारा ताज को पत्थर में डाल देती है और किसी तरह खुद को संभाल लेती है। बड़ी मुश्किल से वह ऊपर पहुंच जाती है। इस खतरनाक सफर के बाद वह इतनी थक चुकी थी कि जैसे उसके जिस्म में जान ही बाकी न रही हो। लेकिन फिर उसे दूर खुली फिजा दिखाई देती है। वह फौरन उस तरफ बढ़ती है, मगर जब बाहर झांक कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह अभी भी हजारों फुट ऊंची चट्टान में फंसी हुई थी। दूर उसे वही महल नजर आ रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब एवा खुद को बेबस महसूस करने लगती है। तभी उसे नीचे कुछ लोग नजर आते हैं। वह पूरी ताकत से आवाजें लगाती है, लेकिन उसकी आवाज इतनी दूर नहीं पहुंच सकती थी। अचानक बाहर से वही मॉन्स्टर दोबारा उस पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से एवा वक्त पर पीछे हट जाती है। मॉन्स्टर उसे बताता है कि वह जितना चाहे भाग ले, आखिरकार उसे यहीं मरना होगा। इसी दौरान एवा की नजर एक इंसानी ढांचे पर पड़ती है और उसे देखकर वह बुरी तरह खौफजदा हो जाती है, जैसे वह खुद को इसी जगह देख रही हो। इसी लम्हे मॉन्स्टर उस पर आग फेंकने ही वाला होता है कि नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर मॉन्स्टर फौरन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एवा को पुकारने वाला कोई और नहीं बल्कि जेम्स था, जो अपने साथियों के साथ उसे तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसी दौरान एवा गुफा के एक ऐसे हिस्से में पहुंचती है जहां उसे वह राज मालूम होता है जो कहानी के आगाज में दिखाया गया था। जैसे ही बादशाह और उसके सिपाही गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें 3 बड़े अंडे दिखाई देते हैं और चंद लम्हों बाद उन अंडों से ड्रैगन के बच्चे बाहर निकल आते हैं। लेकिन बादशाह फौरन हुक्म देता है कि उन्हें मार दिया जाए और सिपाही ड्रैगन के बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। यह सब होते ही ड्रैगन को हकीकत का इल्म हो जाता है और वह गुस्से में आकर तमाम सिपाहियों को हलाक कर देता है। मौत सामने देखकर बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। तब एक मुआहिदा तय होता है। बादशाह के खानदान को हर नस्ल में शाही खून की कुर्बानी देनी होगी और इसी मुआहिदे की वजह से यह सल्तनत दूसरे इलाकों से शहजादियां लाकर उन्हें शाही खानदान का हिस्सा बनाती थी, ताकि उन्हें कुर्बानी के तौर पर ड्रैगन के हवाले किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा न किया जाता तो ड्रैगन पूरी सल्तनत तबाह कर देता और इसीलिए यह सिलसिला बरसों से जारी था। लेकिन अब भी एक कुर्बानी बाकी थी। दूसरी तरफ जेम्स के सिपाहियों पर अचानक ड्रैगन हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह मार डालता है और फिर ड्रैगन सीधे जेम्स के सामने आ खड़ा होता है। ड्रैगन को फौरन अंदाजा हो जाता है कि वह एवा को लेने आया है, लेकिन जेम्स गुस्से में ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ड्रैगन अपनी दुम से उसे पकड़कर हवा में उल्टा लटका देता है। ये सब मंजर करीब ही छुपी हुई एवा भी देख रही होती है। अगले ही लम्हे ड्रैगन जेम्स को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तब ड्रैगन एक चाल चलते हुए उसे मारने के बजाय अपनी बेटी को आवाज देने के लिए कहता है। यह सुनकर जेम्स को यकीन हो जाता है कि एवा अभी जिंदा है, इसीलिए वह अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और उसे खबरदार करता है कि इस शैतान के सामने बाहर मत आना। यह सुनकर ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और दोबारा जेम्स पर हमला कर देता है। इसी लम्हे एवा अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर चीख उठती है और उसकी आवाज ड्रैगन तक पहुंच जाती है। ड्रैगन फौरन उस तरफ मुतवज्जे हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। एवा ड्रैगन के बिल्कुल करीब एक चट्टान के पीछे छुपी हुई थी और ड्रैगन उसे देखने ही वाला होता है कि अचानक जेम्स के साथ आया एक जख्मी सिपाही शोर कर बैठता है, जिसकी वजह से ड्रैगन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वह उसके पीछे निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एवा अपने बाप के पास पहुंचती है। जेम्स अपनी बेटी से आखिरी बार माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसकी माँ और छोटी बहन समुंदर के किनारे जहाज पर उसका इंतजार कर रही हैं। वह उसे फौरन यहाँ से चले जाने का कहता है और अगले ही लम्हे दम तोड़ देता है। यह देखकर एवा टूट जाती है, लेकिन वक्त बहुत कम था, इसीलिए वह फौरन उस रस्सी की तरफ बढ़ती है जो गुफा से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता थी। दूसरी तरफ ड्रैगन उस जख्मी सिपाही तक पहुंच जाता है और उसे भी मार डालता है और फिर दोबारा एवा की तरफ वापस आने लगता है। ड्रैगन जैसे ही उसके करीब पहुंचता है,
वह आग उगल देता है। लेकिन खुशकिस्मती से एवा वक्त पर गुफा से बाहर निकल जाती है और बाहर खड़े अपने बाप के घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगती है, मगर ड्रैगन भी गुफा से निकलकर उसके पीछे आ जाता है। तब एवा समझदारी से घोड़े को आगे भगा देती है और खुद एक बड़ी चट्टान के नीचे छुप जाती है। ड्रैगन घोड़े को एवा समझकर जला डालता है। एवा के बच निकलने की वजह से ड्रैगन पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पूरे इलाके को आग के शोलों से तबाह करने लगता है। यह मंजर दूर से मलिका भी देख लेती है और उसे फौरन समझ आ जाता है कि एवा अभी जिंदा है। ये जानकर मलिका एक और खौफनाक फैसला करती है। वह सीधे उस जहाज तक पहुंच जाती है जहां एवा की मां और उसकी छोटी बहन मौजूद थीं। मलिका जबरदस्ती एवा की छोटी बहन को अपने साथ ले जाती है, जबकि उसकी मां को बुरी तरह जख्मी कर देती है। अगली सुबह जब एवा की आंख खुलती है तो उसे अपनी माँ घोड़े पर आती हुई दिखाई देती है और फिर उसकी माँ उसे सारी हकीकत बता देती है। यह सुनते ही एवा को समझ आ जाता है कि अब उसकी जगह उसकी छोटी बहन को कुर्बान किया जाने वाला है। ये जानते ही एवा फौरन घोड़ा दौड़ाते हुए उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मल्लिका हर कीमत पर कुर्बानी पूरी करना चाहती थी, लेकिन शहजादा हेनरी इस बात पर राजी नहीं होता और साफ इनकार कर देता है कि वह एक मासूम बच्ची को कुर्बान नहीं कर सकता। मगर मलिका किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह लड़की के हाथ पर कट लगाती है और अपने खून के साथ उसका खून मिलाकर उसे शाही खून बना देती है और फिर उसे गुफा के अंदर फेंक दिया जाता है। उधर एवा पूरी रफ्तार से गुफा की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती है काफी देर हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन पहले ही गुफा के अंदर जा चुकी थी। एवा फौरन पुल की रस्सी नीचे फेंकती है और उसके सहारे नीचे उतर जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन उसकी बहन को अपने पंजों में उठाए हुए ले जा रहा होता है, लेकिन अब एवा पहले वाली एवा नहीं रही थी। अब वह खौफजदा लड़की के बजाय एक बहादुर और समझदार लड़ाकू बन चुकी थी। इसीलिए वह ड्रैगन को धोखा देने के लिए एक जाल तैयार करने लगती है और जाल पूरा करने के बाद वहां से दूर चली जाती है। उधर ड्रैगन उसकी बहन को अपने घोंसले में रखकर इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि एवा अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि इस बार शिकार नहीं बल्कि जाल उसका इंतजार कर रहा था। अचानक जाल सक्रिय हो जाता है और एक जोरदार आवाज पैदा करता है। ड्रैगन फौरन वह आवाज सुन लेता है और यह समझकर कि एवा आ गई है अपनी जगह से निकल जाता है और उसकी बहन को अकेला छोड़ देता है। लेकिन हकीकत में यह एवा की चाल थी। जैसे ही ड्रैगन वहां से जाता है, एवा फौरन अपनी बहन के पास पहुंच जाती है और बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाती है, मगर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए एवा उसे अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगती है। उधर ड्रैगन जब जाल वाली जगह पर पहुंचता है तो उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि उसे धोखा दिया गया है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसकी खौफनाक दहाड़ पूरे पहाड़ में गूंज उठती है और एवा और उसकी बहन भी वह आवाज सुन लेती हैं। अब दोनों बुरी तरह फंस चुकी थीं। जब ड्रैगन वापस अपने घोंसले में पहुंचता है तो वहां कोई मौजूद नहीं होता और उसी लम्हे एवा सामने आ जाती है। उसके हाथ में तलवार होती है। उसे बताती है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि वह किसी बादशाह की बेटी नहीं है बल्कि उसे जबरदस्ती यहाँ कुर्बानी के लिए भेजा गया है। लेकिन ड्रैगन अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता एवा की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी आंखों में बरसों का गुस्सा और बदला साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान एवा का पांव फिसलने लगता है, लेकिन आखिरी लम्हे में वह अपनी तलवार ड्रैगन के मुंह में घोंप देती है। दर्द से तड़पकर ड्रैगन जोर से आग उगल देता है, मगर एवा चट्टान से नीचे पानी में जा गिरती है, जिससे उसके जिस्म पर लगी आग बुझ जाती है। वह बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलती है, लेकिन उसका जिस्म बुरी तरह झुलस चुका था और दर्द से उसकी हालत खराब होने लगती है। इसी दौरान उसकी छोटी बहन ऊपर से तलवार नीचे फेंकती है। एवा तलवार लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक ड्रैगन एक ही झपट्टे में उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है और अपने नुकीले पंजे उसके जिस्म में दबा देता है, जिससे एवा दर्द से चीख उठती है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और मौका मिलते ही तलवार ड्रैगन की आंख में घोंप देती है। शदीद दर्द की वजह से ड्रैगन उसे छोड़ देता है। एवा फौरन दोबारा खड़ी होती है और तलवार उठाकर ड्रैगन के सामने डट जाती है। वह ड्रैगन पर एक जोरदार वार करती है, जिससे ड्रैगन जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह दोबारा एवा को अपने पंजों में जकड़ लेता है, मगर एवा एक बार फिर उसके पंजे में तलवार घोंप देती है और ड्रैगन दर्द से उसे दूर फेंक देता है। अब एवा की हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी, लेकिन ड्रैगन भी बुरी तरह जख्मी था। वह आहिस्ता आहिस्ता एवा की तरफ बढ़ने लगता है और एवा भी पीछे हटते हटते एक बड़ी चट्टान के सामने जा पहुंचती है। ड्रैगन उसे बताता है कि अब वह उससे बचकर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि
कि एवा डरने के बजाय उसे और गुस्सा दिलाने लगती है। वह जानबूझकर ऐसी बातें करती है जो ड्रैगन के गुस्से को और बढ़ा देती हैं और आखिरकार ड्रैगन पूरी ताकत से उस पर आग उगल देता है। मगर आखिरी लम्हे में एवा वहां से हट जाती है और ड्रैगन की आग सामने मौजूद चट्टान से टकराकर वापस उसी की तरफ पलट जाती है। ये दरअसल एवा का पहले से बनाया हुआ मंसूबा था। चंद लम्हों में ड्रैगन अपनी ही आग में जलने लगता है और दर्द से तड़पने लगता है। आखिरकार वह जमीन पर गिर जाता है, मगर अभी उसमें जान बाकी थी। एवा तलवार उठाती है और ड्रैगन के करीब पहुंच जाती है, लेकिन उसे मारने के बजाय वह अपने हाथ पर मौजूद निशान दिखाती है और उसे पूरी हकीकत बता देती है। यह सुनते ही ड्रैगन पर हकीकत आश्कार हो जाती है और उसे एहसास होता है कि बरसों से उसे धोखा दिया जा रहा था और उसने बदले की आग में बेशुमार मासूम जानें ले ली थीं। अपनी गलती का एहसास होते ही ड्रैगन टूट जाता है और एवा से कहता है कि उसे मार दिया जाए, लेकिन एवा ऐसा नहीं करती क्योंकि उसका असल दुश्मन ड्रैगन नहीं था, बल्कि वह लोग थे जिन्होंने सबको धोखा दिया था। इसीलिए वह चमकने वाले कीड़े ले आती है और ड्रैगन के जख्मों पर छोड़ देती है। चंद लम्हों में वह कीड़े ड्रैगन के जख्म भरने लगते हैं। दूसरी तरफ शाही खानदान एक और लड़की की कुर्बानी देने की तैयारी कर रहा होता है, मगर उसी वक्त एवा वहां पहुंच जाती है। उसे जिंदा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एवा फौरन उस लड़की के पास जाती है और उसे बताती है कि यह लोग उसे मारने वाले हैं, इसलिए वह अपने वालिदैन के साथ फौरन वहां से चली जाए। ये सुनकर वह लड़की खौफजदा हो जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद एवा आखिरी बार सब लोगों को वहां से निकल जाने का मौका देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि मल्लिका गुस्से में पूछती है कि वह उन्हें हुक्म देने वाली कौन होती है। तब एवा बताती है कि आज उनके तमाम गुनाहों का हिसाब होने वाला है और अगले ही लम्हे वहां ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन को जिंदा देखकर शाही खानदान के होश उड़ जाते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। लेकिन इस बार ड्रैगन अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। वह आग उगलकर शाही खानदान को तबाह कर देता है और पूरा महल आग की लपटों में आ जाता है। यूं एवा अपना बदला पूरा कर लेती है। इसके बाद वह दोबारा अपनी माँ और बहन से मिलती है और सबके साथ अपनी सल्तनत वापस रवाना हो जाती है। मगर इस सफर में ड्रैगन भी उनके साथ होता है, क्योंकि अब वह दुश्मन नहीं रहा था, बल्कि एवा का एक काबिले एतिमाद साथी बन चुका था। और इसी के साथ यह कहानी अपने इख्तिताम तक पहुंच जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।